तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिसेंटली जो सिलेबस जेकेएसएसबी ने यानी जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने अपलोड किया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो जो कंपोनेंट्स हैं और उसमें डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं गाइस, उनको हम वीडियो बाय वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर, क्लास बाय क्लास जो है कवर कर रहे हैं। तो गाइस आज इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। इसी कंपोनेंट के अंडर एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मेशन और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइस इससे पहले जो सिलेबस जेकेएसएसबी ने अपलोड किया था उसमें जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने रिवाइज्ड सिलेबस निकाला और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे&के की जगह पर इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं। तो गाइज उसी सीरीज में आज हम देखेंगे कि फॉर्मेशन और द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का जो आइडिया है उसे सोचा जाता है एम एन रॉय जी के द्वारा 1934 में, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में बनाने का काम शुरू होता है। 1919 26 नवंबर को ये कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये एनफोर्समेंट या इंप्लीमेंट किया जाता है 26 जनवरी 1950। तो गाइज इस प्रकार की कंप्लीट नॉलेज के लिए, कंप्लीट एक प्रकार की आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके लिए ये अनिवार्य होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो गाइज इसमें मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि किस प्रकार से क्या सिलेबस है। तो गाइज ये रिवाइज्ड नोटिस था, रिवाइज्ड सिलेबस था। मैंने आपको बता दिया कि इस कंपोनेंट के अंदर कुछ गड़बड़ी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे&के था, तो उसको अब हटाकर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रखे हैं। तो गाइज इस प्रकार के 6 कंपोनेंट्स होंगे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, और इसमें जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, उसी के सब टॉपिक्स में आज हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गाइज इसमें मैं आपको ये बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछली वीडियोस में। तो गाइज अगर आपने वो नहीं देखी हुई है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, गाइज मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उन्हें भी जरूर देखिए। तो ये जो 5th वाला इसका टॉपिक है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, गाइज इसको मैं एक वीडियो में कवर कर बैठा हूं। उसके बाद पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, चाहे वो रिलीजियस हैं, पॉलिटिक्स में हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, इनको भी मैं एक सेपरेट लेक्चर में कवर कर बैठा हूं। तो आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पर्टिकुलरली किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है। गाइज ये सब डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो क्या है, आपको ये बता दूं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसको बनाने के लिए जो बॉडी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग मिलकर काम करते हैं किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले ये डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी कि भारत के संविधान को बनाया जाए, ये उठती है 1934 में। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी ही इसके लिए आवाज उठाते हैं, वो कौन है? एम.एन. रॉय, मनमेंद्रा नाथ राय। तो गाइज ये कम्युनिज्म के सपोर्टर थे, इन्होंने ही कम्युनिज्म को इंडिया में फैलाया है, या कम्युनिज्म का आज जो इंडिया है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका बीज अगर मैं कहूं तो ये एम.एन. रॉय ने ही बोया है। ही इज अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो गाइज ये जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि भारत के लिए एक अलग सा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसका आइडिया 1934 में दिया जाता है एम.एन. रॉय जी के द्वारा। लेकिन क्या होता है, इन द ईयर 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर इस प्रकार का आइडिया दिया था, लेकिन इसी आइडिया से इंस्पायर होकर 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो क्या करती है, वो ऑफिशियली ये डिमांड करती है ब्रिटिशर्स से कि अब हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग होना चाहिए, और उसको फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। In the year 1938, Jawaharlal Nehru, on the behalf of the Indian National Congress, declared that the Constitution of India must be framed without outside interference। तो गाइस क्या है कि एम.एन. रॉय जो हैं वो सिंपली एक आइडिया देते हैं। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, मोस्ट प्रोबेबली ये जेकेएसएसबी का जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर जो आइडिया देते हैं, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऑफिशियली अनाउंस करती है या ऑफिशियली डिमांड करती है, और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी ये डिमांड करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होना चाहिए वो ब्रिटिशर्स के या किसी भी फॉरेनर के इंटरफेरेंस के बिना होना चाहिए। और उसके लिए क्या होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, एंड इट शुड बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, और वो पर्टिकुलरली एक इलेक्टेड लोग ही होने चाहिए इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जो भारत के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक प्रकार के भारत के लिए जो अलग से संविधान को बनाए। द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज द अगस्त ऑफर ऑफ 1940। तो गाइस ब्रिटिशर्स में आपको बता दूं कि काफी चालाक थे, लेकिन 1938 के एंड में या 39 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होती है, तब इंडियंस का जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में सपोर्ट था ब्रिटिशर्स को, ऐसा सेकंड में नहीं था। तो इसी प्रकार से ब्रिटिशर्स को लगातार जापान के हाथों से हार देखने को मिल रही थी, और अब क्या था कि ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि इंडियन सोल्जर्स जो थे उनकी सपोर्ट मिले, और उनकी सपोर्ट लेने के लिए इन्होंने एक प्रकार का बहकावा देने की कोशिश की भारतीयों को कि ये जो आप डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये आपको मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी, ये आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 के बाद मिलेगी। तो गाइस इस प्रकार से ये जो एक प्रकार का ऑफर इनको दिया जाता है भारतीयों को, इंडियंस को, कि इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी आप बोल रहे हैं ऐसी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद होगा। इसको कहा जाता है 1940 में इस प्रकार का ऑफर मिलता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है अगस्त ऑफर। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम। In the year 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after the World War II। तो गाइस 1940 में भी बात करते हैं ये, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन जब ईयर आता है 1942, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये बाद में जो कैबिनेट मिशन आता है इंडिया में, उसमें भी ये एक मेंबर होते हैं। तो ये स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं भारत में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वहां कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये भारत में आते हैं और एक प्रकार का ड्राफ्ट प्रपोजल लाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि भारत में एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, उसकी फॉर्मेशन होगी, लेकिन कंडीशन ये भी वही रखते हैं कि ये फॉर्मेशन तो होगी लेकिन वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद होगी। द क्रिप्स प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। तो गाइस आपको ये भी यहां पर ध्यान रखना है कि लगभग 1942 तक किसी भी प्रकार की भारत की डिवीजन की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन जैसे ये क्रिप्स प्रपोजल्स आते हैं 1942 में, तो इसको टोटली रिजेक्ट कर देती है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग क्या चाहती है कि मुस्लिम लीग चाहती है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको मिलाकर एक अलग से मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट बनाई जाए, और उनके अलावा जो लोग हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, उनको मिला के भारत बनाया जाए, और इस जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं या पॉपुलेशन है, इसको मिला के एक प्रकार की पाकिस्तान जैसी कंट्री बनाई जाए। which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate constituent assemblies। तो गाइस जब ये क्रिप्स यहाँ पर देखने की बात है कि जब क्रिप्स प्रपोजल्स ये एक प्रकार का प्रपोजल देते हैं, ये क्रिप्स मिशन वाले या स्टैफोर्ड क्रिप्स ये प्रपोजल लेके आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन होगी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। तो जब उन्होंने एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर काफी सारे जो मुस्लिम लीग के लीडर्स है वो इसका ऑब्जेक्शन करने लगे और कहने लगे हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के लिए हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। और हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं, एक दो जो है ऑटोनोमस स्टेट्स भी चाहिए, एक हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए, एक मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए। तो गाइस इस प्रकार का टसल यहां पर चलता है। उसके बाद क्या होता है, फाइनली अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया व्हाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। तो गाइस जब मुस्लिम प्रकार की इस प्रकार की जो डिमांड खड़ी होती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम यहां पर भी अपोजिशन के कारण रुक जाता है। फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आता है ब्रिटेन से इंडिया में, और उसने क्या किया, उसने भी यही किया। उसने कहा कि किसी भी प्रकार की दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो हैं वो नहीं होगी, केवल एक ही होगी। और इस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है।
फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर आर लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। तो गाइस इस प्रकार के कैबिनेट मिशन में मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरियाज थे उनकी रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की जाती है। तो इसी प्रकार के कुछ प्रोविजंस ऐसे मिलते हैं मुस्लिम लीग को कि वो भी मोर आर लेस जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं, और इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका फॉर्मेशन होता है 1946 में। तो गाइस इसके बाद हम देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में किस प्रकार के मेंबर्स थे, कहां से थे, कौन थे। The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan। तो गाइस ये काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका फॉर्मेशन किसके प्रोविजंस के अंडर हुआ, माउंटबेटन प्लान के, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के, या क्रिप्स मिशन के, या कैबिनेट मिशन प्लान के। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कैबिनेट मिशन प्लान का होगा। तो अब किस प्रकार के प्रोविजंस इस कैबिनेट मिशन प्लान में या इस स्कीम में थे वो हम देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है उसकी टोटल स्ट्रेंथ 389 होगी। Of these 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to the princely states। तो गाइस एक बात आपको यहां पर मैं ये भी बता दूं कि बेशक ब्रिटिशर्स को 200 से ज्यादा साल जो हो गए थे वो भारत पर रूल करते हुए, लेकिन अभी भी काफी सारी ऐसे स्टेट्स या रजवाड़े छोटे छोटे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को जो है वो सॉवरेन नहीं माना हुआ था, वो आज भी इंडिपेंडेंट थे। जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो गाइस इसी प्रकार से इन सब को इकट्ठा करने के लिए कैबिनेट मिशन एक प्लान लेके आते हैं, स्कीम। उसमें कहते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ जो है इसकी 389 होगी और उसमें से 296 सीट्स होंगी किनके लिए, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है, यानी जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स हैं, लेकिन जो अभी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पर 93 सीट्स का एलोकेशन, इस प्रकार का प्रोविजन इस कैबिनेट मिशन प्लान में था। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट or group of states in case of small states were to be allotted seats in the proportion to their respective population। तो गाइस अब ये जो एलोकेशन था सीट्स का कि 389 टोटल होगी, 296 ब्रिटिश इंडियन स्टेट से होंगी और 93 जो प्रिंसली स्टेट से होंगी। ये इसका एलोकेशन पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, उसकी प्रोपोर्शन को देख के होगा। रफली अगर हम बात करें तो एक सीट कितने लोगों के लिए थी, लगभग 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट रिजर्व रखी गई थी। एक सीट के लिए कम से कम 10 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी उसमें एक सीट मिलेगी। तो गाइस इस प्रकार के प्रोविजन थे। इसके बाद सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द प्रिंसिपल कम्युनिटीज, कि जितने भी ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी, उनमें अगर सीट्स का डिवीजन होगा तो वो पॉपुलेशन और कम्युनिटी के वाइज होगा, यानी मुस्लिम्स और सिख्स एंड जनरल की जो डिवीजन ऑफ सीट्स थी वो 3 कम्युनिटीज को देख के होगी। मुस्लिम्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन को देख के अलग से सीट्स की रिजर्वेशन होगी, सिख्स को देख के उनके लिए अलग से होगी, और सिख्स और मुस्लिम्स को छोड़कर जितने भी बचे उनके लिए एक प्रकार से अलग प्रोविजन था सीट्स का। The representatives of each community were to be elected by the members of that community in the provincial legislative assembly, and the representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states। Guys most important ये लाइन है, देखिए क्या कह रहा है कि जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी वहां से जो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेने थे, इलेक्ट करने थे, वो डायरेक्ट इलेक्शन से होंगे, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट से होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे। उनको जो प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे वो उनको नॉमिनेट करेंगे कि किसको जाकर इस प्रोविंस का रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसको बिठाना है। तो गाइस मोटे मोटे तौर पर क्या कहने का मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, कि इसमें इलेक्टेड लोग कौन थे, जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स से थे वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। हालांकि जो इलेक्शन था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से था, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो नॉमिनेटेड थे। किसी भी प्रकार का इलेक्शन जो है प्रिंसली स्टेट्स में नहीं होता है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कब काम शुरू करती है और कब खत्म करती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9, 1946।
तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब होती है, ये दिसंबर 9 1946 में होती है। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो गाइस हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रकार की रिजर्वेशन मिलने के बाद जो ये थे मुस्लिम लीग थी वो सेटिस्फाई हो जाती है, इसमें पार्टिसिपेट करने की बात करती है, लेकिन जब इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है तो वो अपनी पार्टिसिपेशन को विथड्रॉ कर लेते हैं और वो फिर से अपनी पुरानी डिमांड पर अड़ जाते हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, और वो स्टेट कौन सी चाहिए, इंडिपेंडेंट डोमिनियन चाहिए पाकिस्तान का। द मीटिंग वाज thus अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। तो गाइस जो यहां पर स्ट्रेंथ रखी गई थी 389 की, उसमें से केवल जो है 211 मेंबर्स ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग को पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी जो मुस्लिम्स थे या मुस्लिम डोमिनियन यानी पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, उन सभी कैंडिडेट्स ने, उन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग में जो है वो पार्ट नहीं लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ये बाद में किए जाते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट मीटिंग में किसे सेलेक्ट किया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो गाइस ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, महात्मा गांधी जी, आपके पास बी आर अम्बेडकर या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इस प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो सबसे बुजुर्ग थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उनको प्रेसिडेंट, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली जो है वो 9 दिसंबर को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो प्रैक्टिस थी कि सबसे सीनियर मोस्ट को प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एक प्रकार का टेम्परेरी हेड बनाना, ये इंडिया ने फॉलो करा था फ्रेंच प्रैक्टिस से। लेकिन उसके तुरंत बाद 2-3 दिन के बाद 12 दिसंबर को क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है कि अब आगे 12 दिसंबर से आगे जो है ये रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सिमिलरली बोथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो गाइस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ये दोनों जो हैं वाइस प्रेसिडेंट्स बनते हैं। इन अदर वर्ड्स द असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स एंड 1 प्रेसिडेंट। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया कि 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हेल्ड होती है, उसके बाद 12 दिसंबर को प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं, और साथ में ही 13 दिसंबर 1946 में क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द असेंबली, जिसको आज की डेट में एक प्रकार का मॉडिफाइड प्रीएम्बल हम देखते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका मोटी मोटी फिलॉसफी जो है वो इसी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में से ली गई है। अब इस रेजोल्यूशन में क्या दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा उसमें किस प्रकार के फंडामेंटल्स होने चाहिए, किस प्रकार के प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी होने चाहिए, ये सारे आइडियाज आपको ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में देखने को मिलेंगे। दिस रेजोल्यूशन वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द Assembly on January 22nd, 1947. It influenced the eventual shaping of the Constitution through all its subsequent stages. Its modified version forms the preamble of the present Constitution of India. तो गाइस ये जो है ये मूव कब करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये है दिसंबर 13, 1946, क्योंकि जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसमें नॉलेज से ज्यादा आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, और इसको अडॉप्ट कर कब किया जाता है, ये किया जाता है 22 जनवरी 1947। तो यही आगे वाली लाइन कह रही है कि यही कुल मिला के एक मॉडिफाइड वर्जन है जो आज का प्रेजेंट प्रीएम्बल है भारतीय संविधान का। तो गाइस इसके बाद कुछ प्रोविजंस जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी उसका फॉर्मेशन कैबिनेट मिशन के दौरान होता है, लेकिन
क्या होता है कि ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में आता है और तब से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही होती है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, 3 जून को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और उसी को और क्या नाम किया कहा जाता है, माउंटबेटन प्लान। जब ये इस प्रकार की अनाउंसमेंट होती है तो माउंटबेटन प्लान क्या है कि ये भारत को डिवाइड करने का, यानी हिंदू मेजोरिटी को हिंदुस्तान या इंडिया और मुस्लिम मेजोरिटी को पाकिस्तान, ये इस प्रकार की डिवीजन का आइडिया आपको माउंटबेटन प्लान से ही मिलेगा, से ही निकला हुआ देखने को मिलेगा, ना कि किसी और एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या कैबिनेट मिशन। कोई भी ऐसा एक्ट या प्रोविजन नहीं है जो इस प्रकार की अखंड भारत की डिवीजन की बात करता है। तो ये बात कौन करता है, माउंटबेटन प्लान। देखिए, जब ये माउंटबेटन प्लान में ये आइडिया उभर के आता है कि भारत को अब 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देना चाहिए, तो जब ये आइडिया निकल के आता है और इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। कब करती है, जून 3, 1947। फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। तो गाइस, इससे पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थे, चाहे भारत से थे चाहे आज की डेट में पाकिस्तान से थे, वो इसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे कि हम भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं या क्या करें, इसका क्या होगा। लेकिन जब ये क्लियर हो जाता है सबकी मुस्लिम मेजोरिटी से पाकिस्तान बनेगा, हिंदू मेजोरिटी से हिंदुस्तान बनेगा या इंडिया बनेगा, तो क्या होता है कि ये जब कंफ्यूजन क्लियर होती है तो जो भी प्रिंसली स्टेट्स के हेड थे वो भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है वो पार्टिसिपेशन लेने लगते हैं। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर्ड द असेंबली। अब ये सब क्लियर हो गया कि किसको किसके साथ जाना है। जब ये क्लियर हो गया तो काफी सारे मुस्लिम हेड जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने भारत को अपनाया और उन्होंने भारत की इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग बनाए इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में। तो गाइस, इसके आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को अगर डिटेल में देखनी है तो आपके लिए ये कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेके या फिर पॉलिटी को लेके, आप उसको जरूर देखें। लेकिन अब यहां पर हम देखेंगे कि किस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में ये इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 का जो चेंजेस लाता है। सबसे पहला चेंज क्या लाता है, द असेंबली वाज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज्ड। तो गाइस, इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो बना तो रही थी लेकिन कंप्लीटली सॉवरेन का टैग उसको नहीं मिला था। तो ये टैग कौन देता है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 देता है। और इसके अकॉर्डिंगली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बना सकती है जैसा उसे अच्छा लगता है। The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। तो गाइस, ये एक्ट एक और अथॉरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि आप किसी भी प्रोविजन को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं या उसे चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इन रिलेशन टू इंडिया बनाया है उसमें आप किसी भी प्रकार का चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, ये काफी ज्यादा पावर जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की, उसको ये पावर देता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। गाइस, इसके बाद एक तो हमने ये देख लिया, दो काफी ज्यादा और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, द असेंबली आल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी है। ये अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है, देखिए रूल्स और रेगुलेशंस तो किसी भी वक्त चाहिए और अभी उनमें अगर कोई अमेंड करना है तो ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करेगी। और जो फ्यूचर भारत का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जब उसको बनाने का काम करेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करेगी। इन अदर वर्ड्स, 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन्ड टू द असेंबली। तो ये 2 सेपरेट फंक्शंस कौन देता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रोवाइड करता है। क्या करता है कि एक तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, जब ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया काम करेगी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी काम, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी करेगी। और जब एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री की अगर ऑर्डिनरी टेम्परेरी लॉज बनाएगी भारत के लिए तो इस समय में इसका स्टेटस जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी का होगा। These two tasks to be performed on separate days। तो गाइज, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करेगी तब अलग डे होगा और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करेगी तब एक अलग डे होगा। यानी एक ही डे में ये दोनों काम असेंबली जो है या ये बॉडी नहीं करेगी। Thus the assembly became the first parliament of free India dominion legislature।
तो गाइस यहां से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया कौन थी, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी। व्हेनेवर द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली, इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस काफी सारे एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब ये भारत के संविधान को फॉर्म करने की बात करती थी, जब इस प्रकार का कार्य किया जाता था, तो इस असेंबली को कौन हेड करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन अगर टेम्परेरी लॉज बनाने के लिए, ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी ये काम करती थी, तो इसे कौन हेड करता था, इसे चेयर करते थे जीवी मवलंकर। These two functions continued till November 26th of 1949 when the task of making the constitution of over was over। तो गाइज इस प्रकार का काम यानी डबल फंक्शंस जो इस असेंबली को करने पड़े, ये कब तक करने पड़े, ये नवंबर 26 1949 तक करने पड़े। तो गाइज इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, वो क्या था जो चेंज लाया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने। The Muslim League members hailing from the areas included in the Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India। तो गाइस काफी सारे मेंबर्स ऐसे थे जो अब डोमिनियन पाकिस्तान में आ गए थे, लेकिन वो पहले से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारत के लिए थी उसमें काम कर रहे थे। तो जब ये एक्ट आता है तो उन्होंने यहां से विदड्रॉ कर लिया और वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो जाते हैं। Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under the cabinet mission plan। तो गाइस इस प्रकार से जो ओरिजिनल इसका फिक्स्ड एक प्रकार का जो टोटल नंबर था 389, जब भारत और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अलग अलग बन जाते हैं तो टोटल स्ट्रेंथ जो भारतीय संविधान को फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसकी टोटल स्ट्रेंथ आपको 299 देखने को मिलेगी। तो गाइस इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ इसके अलावा भी काफी सारे फंक्शंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एग्जीक्यूट किए। उनमें से क्या क्या थे, इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो परफॉर्म्ड द फॉलोइंग फंक्शंस। इसके अलावा भी काफी सारे काम किए इसने। क्या काम किया, इट रेडिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। तो गाइस कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो थी ब्रिटिशर्स की, उनमें भी उसमें भारत की पार्टिसिपेशन या भारत की मेंबरशिप को रेटिफाई किया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। सेकंड कह रहा है, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947 कि जो भारत का नेशनल राष्ट्रीय ध्वज है उसको भी अडॉप्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। बस डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कब अडॉप्ट किया, 1947 जुलाई 22 को। इसके अलावा नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 में। इसके अलावा नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जनवरी 24 1950 को। Then it elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24th 1950। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो गाइस इसके अलावा हम देखते हैं कुछ, अब क्या लिखा है कि ये जो वर्किंग चलती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये कब चलती है, इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years, 11 months and 18 days। तो गाइज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का समय लगता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये लगभग 11 सेशंस लगते हैं इनके। और कब लगते हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लग जाता है भारतीय संविधान को बनाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर 114 डेज। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपके ज्ञान रखने के लिए कि क्या है कि भारतीय संविधान को बनाने वालों ने लगभग 60 से ज्यादा कंट्रीज के, 60 से ज्यादा देशों के संविधान को देखा, उसे समझा, उसे अच्छे ढंग से पढ़ा और उन सब में से जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे जो इंडिया की जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल इस सारी कंडीशंस के अनुकूल बैठते थे, वो सारे प्रोविजंस इसमें डाले। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया, जो ड्राफ्ट टोटली तैयार किया गया, उसको लगभग 114 दिन तक बार बार पढ़ा गया और जो जो कमियां लगती गई उसको बार बार अमेंड करके उसे और एडिशन या डिलीशन किया गया। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू ₹64 लाख। तो गाइज ये 1947 की बात है कि लगभग जो पूरे 1950 तक की बात है कि जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का खर्चा आया वो लगभग 64 लाख तक का आया।
On January 24th 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। तो गाइज ये फाइनल सेशन में ही मैंने आपको बताया कि नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और इस प्रकार से नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सिलेक्ट किया गया। तो ये कब सारा काम किया गया, ये लास्ट जो फाइनल सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसमें किया गया। ये कब था, ये जनवरी 24 1950 को था। इट होवर डिड नॉट एंड कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम January 26th 1950 till the formation of new parliament after the first general elections in 1951 to 52। तो गाइस यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये इनका फाइनल सेशन था, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये फंक्शन काम करना बंद कर देती है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल खत्म हो जाता है, लेकिन जो प्रोविजनल पार्लियामेंट है वो चलता रहता है। कब तक चलता रहता है, जब तक 1952 में जनरल इलेक्शंस के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में नहीं आती। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। इसके बाद लास्ट स्लाइड में आपके सामने लेके आया हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जैसे आज की मॉडर्न डे में अगर इंडियन पार्लियामेंट को देखें तो अलग अलग कैबिनेट कमेटीज या पार्लियामेंट्री कमेटीज बने हुई हैं, तो इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे और उसमें काफी सारी कमेटीज और सब कमेटीज बनी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ 7-8 कमेटीज हैं, इनको कौन चेयर कर रहा था, हेड कर रहा था, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहां से आपको एक डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो यूनियन पावर्स कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जी जो थी उसके भी हेड जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार पटेल जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव या बाबा राव अंबेडकर साहिब जो थे। एडवाइजरी कमेटी एंड फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके भी चेयरमैन सरदार पटेल जी थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसको हेड कर रहे थे। स्टेट्स कमेटी, अब ये स्टेट्स कमेटी कौन सी थी कि अलग अलग स्टेट्स को, चाहे वो प्रिंसली हैं चाहे ब्रिटिश स्टेट्स हैं, उन सब को इंडिपेंडेंट भारत में इंक्लूड करना, इसको हेड कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो गाइस जो सरदार पटेल जी होते हैं इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन ये जो स्टेट्स कमेटी थी या कमेटी थी जो अलग अलग स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन करेगी, इसके चेयरमैन सरदार पटेल नहीं थे। ये काफी कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट करता है। इसके ये काम तो सरदार पटेल जी ही करते हैं मैक्सिमम स्टेट्स को जोड़ने का, लेकिन इस कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद स्टीयरिंग कमेटी के आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो गाइस मैं आपको यहां से एक बात बता दूं कि काफी सारे एग्जाम्स में ये यहां से कौन सी कमेटी का कौन हेड था, या आपसे ये पूछा जाएगा 3-4 कमेटीज देके, अगर आप अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि सरदार पटेल जी या जवाहरलाल नेहरू जी इनमें से कौन कौन सी कमेटी के हेड थे। तो गाइज इस प्रकार का डिस्कशन जो है आपको काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो गाइज ये थी आज की टोटल कुल वीडियो। तो गाइज इसमें हमने डिटेल में देखा कि किस प्रकार से फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात जो है वो की जाती है, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है। हमने स्टार्टिंग से 1934 से लेके 1950 तक, जब तक कि भारत का संविधान जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, लगभग 15 सालों का कंप्लीट डिस्कशन जो है इस वीडियो में हमने देखा। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी प्रकार की आपको कंफ्यूजन है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com। इस पर आप मेल कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे जरूर लाइक कर सकते हैं। गाइज हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करके वहां ज्वाइन करना। गाइज इसका ये बेनिफिट होगा आपको कि हर एक वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, प्लस अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में शेयर किए जाते हैं। मंथली मैगजीन्स भी काफी सारी, जैसे विजन आईएएस हो गया, इनसाइट्स आईएएस हो गया, या फिर वाजीराम, या इस प्रकार से जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम से रेलिवेंस रखने वाली काफी सारी बुक्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में यहाँ शेयर की जाती हैं। तो गाइज इसी प्रकार से क्वालिटेटिव नॉलेज की वीडियोस पाने के लिए, अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना है, ताकि जो कोई नई इंफॉर्मेशन या वीडियो अपलोड की जाए उसका तुरंत एक मैसेज अलर्ट आपके मोबाइल फोन या पीसी पर आ जाए। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।